इमेजिन करिए कि आप एक ऐसे एडवेंचरस ट्रिप पर जाते हैं जो आपको धरती से 1000 फीट नीचे लेकर जाता है, जहाँ ना कोई रोशनी होती है, ना आवाज, सिर्फ अंधेरा और अनजान रास्ते। सोचिए अगर आप ऐसे किसी केव में फंस जाएं तो वापस आना ही नहीं बल्कि सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ केव एक्सप्लोरेशंस के बारे में। आज हम ऐसे ही 2 सच्ची घटनाओं के बारे में बात करने वाले हैं जो रियल ही नहीं बल्कि ट्रैजिक और टेरिफाइंग भी है। तो चलो शुरू करते हैं इस डीप, डार्क और रियल जर्नी को। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों आज हम जिस केव की बात करने वाले हैं वो यूरोप की फेमस केव्स में से एक है और ना सिर्फ जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट की वजह से और भी ज्यादा फेमस है। ये है ब्रॉडल केव जो नॉर्दर्न हंगरी के एक्डेलिक नेशनल पार्क के अंदर बनी है और इसकी मेन केव लगभग 7 किलोमीटर तक फैली है, जिसकी एवरेज चौड़ाई 33 फीट यानी कि 10 मीटर है और ये पूरा रास्ता 7 से 8 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, जिसमें काफी सारे चेम्बर्स है। इस केव सिस्टम के अंदर ही वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टेलाग्माइट भी है जो 37 मीटर यानी 122 फीट की है। तो साल था 1965 और न्यू ईयर की इवनिंग थी। उस दिन एक स्टूडेंट का ग्रुप ब्रॉडल केव को एक्सप्लोर करने निकलता है। इस ग्रुप का नाम था रोमर फ्लोरिस एक्सप्लोरेशन ग्रुप्स और इसको लीड कर रहे होते हैं वाल्टर कैरोली। अब वाल्टर एक ट्रेंड केव एक्सपर्ट भी थे और साथ ही बेनेडिक्टीन मॉन्क भी थे। बेनेडिक्टीन मॉन्क असल में कैथोलिक ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। इनकी लाइफ बहुत ही सिंपल और डिसिप्लिन होती है। वाल्टर को रिलीजियस ट्रेनिंग के साथ साथ केव एक्सप्लोरेशन में भी डीप नॉलेज थी। अब इस ग्रुप का प्लान होता है केव के अंदर ट्रेवल करते हुए हंगरी और चेकोस्लोवाकिया बॉर्डर तक पहुंचने की कोशिश करना। लेकिन ये कोई नॉर्मल ट्रैक नहीं था बल्कि ये एक अंडरग्राउंड एक्सपीडिशन थी जिसे एक्सप्लोर करना एक्सट्रीमली रिस्की था। अब सबसे बड़ी बात है साल 1965 में आज जैसी एडवांस्ड सेफ्टी गियर्स, एलईडी हेडलैम्प्स या वाटरप्रूफ क्लोथिंग अवेलेबल नहीं थी। उन लोगों के पास सिर्फ बेसिक लेयर्ड क्लोथिंग थी और लाइट्स के लिए कार्बाइड लैंप्स का यूज कर रहे थे जो कि केमिकल रिएक्शन से गैस प्रोड्यूस करके लाइट बनाते थे। और बिना प्रॉपर इक्विपमेंट के केव एक्सप्लोर करना सिर्फ फिजिकली नहीं बल्कि मेंटल चैलेंज भी होता है। इसलिए उनका ग्रुप एक्सपीडिशन से कुछ वीक्स पहले ही ट्रेनिंग शुरू कर देता है। रोप क्लाइंबिंग, मैप रीडिंग, अंडरग्राउंड नेविगेशन और सर्वाइवल टेक्निक्स जैसी एक्टिविटीज सीखते हैं ताकि वहां नेचुरल एनवायरनमेंट के साथ कोऑर्डिनेट कर सके। अब वाल्टर कैरोली अपने ग्रुप्स और एक्सप्लोरेशन टीम के साथ मिलकर 5 दिन की केव ट्रैवलिंग की स्ट्रेटेजी बनाते हैं। उनका मेन फोकस था केव के सिस्टम को एक्सप्लोर करना, सर्वाइवल के तरीके सीखना। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत ही अच्छे निकलते हैं। टीम ने अलग अलग पार्ट्स में एक्सप्लोर किया। कुछ रास्ते काफी टफ थे लेकिन असली एग्जाम अभी भी बाकी था जिसका नाम था स्टाइक्स ब्रांच। स्टाइक्स ब्रांच काफी नैरो, कोल्ड और पानी से भरी हुई केव थी। इसे पार करना सिर्फ एक्सपीरियंस्ड लोगों के बस की ही बात थी। वाल्टर और उनके एक्सपीरियंस टीम पूरी तैयारी के साथ इस पार्ट में उतरते हैं, सारे इक्विपमेंट्स के साथ, जैसे कि रबर मैट्रेस, स्लीपिंग बैग, ऑक्सीजन लेवल चेक करने वाला टूल, कार्बाइड लैंप एक्सेट्रा। अब जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं ना, उन्हें महसूस होता है कि एटमॉस्फेयर में नमी ज्यादा हो रही है और वाटर लेवल भी बढ़ रहा है। वाल्टर आगे थे, बाकी सब उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे थे। हर स्टेप काफी सोच समझ कर उठाना था। जरा सी भूल और कोई भी फिसलकर बर्फ की पानी में जा सकता था। फिर आया और मुश्किल पार्ट, 3 ऐसे नैरो वाटर टनल्स जहां छत बहुत नीचे थी। उन्हें रेंग कर पानी में डूबते हुए निकलना पड़ा। पानी इतना ठंडा था कि सांस लेना भी मुश्किल था। शरीर बिल्कुल सुन्न हो रहा था लेकिन किसी तरह हिम्मत करके वो लोग लास्ट टनल के पास पहुंच जाते हैं तो सामने होता है एक दरवाजा जो हंगरी और चेकोस्लोवाकिया देशों का बॉर्डर था और उनका ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। सारा ग्रुप सेलिब्रेट करना शुरू कर देता है। कुछ लोग हंगरी की फेमस ब्रांडी पैलिंका निकाल कर पीते हैं और हंगरी का नेशनल एंथम गाते हैं। लेकिन जब वो लोग वापस लौटना शुरू करते हैं ना तो अचानक से एक स्टूडेंट को चक्कर आने लगता है। वैसे तो सभी थके हुए थे लेकिन वो धीरे धीरे बैठ जाता है और फिर देखते ही देखते 2 और स्टूडेंट्स की हालत भी सेम होने लगती है। उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वाल्टर देखते हैं कि सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है लेकिन यहाँ रुकना भी कोई सोल्यूशन नहीं था। इस अंधेरे और पानी से भरी जगह में रुकना बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा। इसीलिए वाल्टर अपने स्टूडेंट्स को चलने के लिए बोलता है लेकिन वो स्टूडेंट्स वहीं पर घुटने के बल गिर पड़ते हैं। उनकी हेल्थ और खराब होने लगती है। लास्ट में वाल्टर डिसीजन लेते हैं कि वो खुद बाहर जाएंगे क्योंकि बाहर उसकी रेस्क्यू टीम थी जो हेल्प के लिए अवेलेबल थी। लेकिन इन स्टूडेंट्स को यहाँ पर छोड़ना काफी मुश्किल डिसीजन था। मगर वाल्टर और उनके साथी टीचर मैरिया भी बाहर जाती है और वो दोनों किसी तरह बाहर निकलते हैं। बाहर न्यू ईयर का सेलिब्रेशन
कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। जब वो दोनों टूरिस्ट लॉज पहुंचते हैं, उनको देखकर सब हैरान हो जाते हैं। सबको लगता है कि वॉल्टर शायद नशे में है, लेकिन जब वो लोग बताते हैं कि उनके कुछ स्टूडेंट्स बाहर नहीं आ पाएंगे, उनकी हेल्थ खराब हो रही है, कुछ लोग बेहोश हो गए हैं, तब रेस्क्यू टीम को समझ में आता है कि बात कुछ और है। जल्दी ही रेस्क्यू टीम और माइन एक्सपर्ट वहां पर पहुंचते हैं जिस रास्ते से वो लोग गए थे। जब वो लोग स्टाइक्स ब्रांच के पास पहुंचते हैं, वहां उन्हें कुछ लोग बेहोश मिलते हैं। कुछ लोगों को घसीट कर बाहर लाना पड़ा, कुछ लोग तो सहारा लेकर बाहर आ गए। जबकि सबसे ट्रेजिक थी 3 स्टूडेंट्स की डेथ। वे 3 लोग बच नहीं पाए थे। उनके चेहरे पूरे पीले पड़ चुके थे, बॉडी पूरी तरह से सोक्ड थी। जो बच गए उन लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन सब काफी डरे हुए थे। जब ये न्यूज मीडिया में आई तो सबका सवाल यही था कि आखिर डेथ कैसे हो गई। हॉस्पिटल रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हाइपोथर्मिया यानी बॉडी का टेम्परेचर डाउन होने की वजह से उनकी डेथ हुई थी। अब कुछ रिपोर्ट्स में पानी में ऑक्सीजन की कमी होना बताया गया, कुछ में केमिकल पोल्यूशन होने का भी रीजन दिया गया कि शायद पानी में कुछ पॉइजनस एलिमेंट मिले हो। ऐसा भी कहा गया कि जेकोस्लोवाकिया की तरफ से वार्निंग दी गई थी, लेकिन उन लोगों तक पहुंची नहीं। अब भले ही ये एक अनसर्टेन इंसिडेंट था, लेकिन सब लोग वॉल्टर को ब्लेम करते हैं क्योंकि वही लीडर थे और उन्होंने ही स्ट्रैटेजी बनाई थी और वॉल्टर को इस इंसिडेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। उन पर एलिगेशंस लगाए गए कि वो इनएक्सपीरियंस्ड लोगों को ट्रैक पर ले गए थे, उन्होंने हेल्प करने में देर कर दी और उन्हें वहीं पर छोड़कर बाहर आ गए। कोर्ट में उन्हें 3 साल की पनिशमेंट दी गई, मगर इस डिसीजन से हंगरी के केविंग ग्रुप्स का काफी लॉस हुआ और फिर धीरे धीरे केविंग ग्रुप्स भी बंद हो गए क्योंकि इस तरह के इंसिडेंट से सभी डरे हुए थे। अब इधर वॉल्टर भी अपनी सजा पूरी कर लेते हैं, लेकिन उन्हें पढ़ाने से मना कर दिया जाता है। फिर करीब 1990 में उन्हें परमिशन मिलती है कि वो पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब वॉल्टर उतने फिट नहीं थे कि केव एक्सप्लोर कर पाए और उनका नाम बॉर्डल केव के इंसिडेंट से हमेशा के लिए जुड़ जाता है, जो उनके प्रोफेशन पर एक दाग की तरह रहता है। और आज भी स्टाइक्स ब्रांच में एग्जैक्टली क्या हुआ था, ये पूरी तरह एक रहस्य बना हुआ है। चलो बात करते हैं हमारी दूसरी स्टोरी की। तो ये जगह होती है मेक्सिको की चीव केव, जिसे सिस्टेमा केव भी कहा जाता है, जो कि बिल्कुल भूल भुलैया जैसी है। अमेरिका का एक केविंग ग्रुप इस केव को मैप करने के लिए यहाँ पर आते हैं, जिसमें होते हैं एक 27 साल के क्रिस्टोफर ईगर। वैसे इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस था केव एक्सप्लोर करने का, लेकिन उनके साथ आए जिम स्मिथ उन्हें ये समझाते हैं कि इस केव को एक्सप्लोर करना बहुत ही ज्यादा रिस्की है, इसलिए कोई भी गलती करना यहाँ पॉसिबल ही नहीं है, वरना जान जा सकती है। लेकिन क्रिस्टोफर तो इस मिशन के लिए ओवर कॉन्फिडेंट थे। खैर, अगर चीव केव के ओवरऑल सिस्टम की बात करें तो ये मेक्सिको के सियरा जुआरेज माउंटेन्स के नीचे सिचुएटेड है। इसे साल 1980s के दौरान बिल फार और कैरोल वीजली ने खोजा था। तब से लेकर आज तक इसमें करीब 89 किलोमीटर लंबी केव्स ढूंढ ली गई है और ये केव दुनिया की सबसे गहरी केव्स में से एक है। इसकी एवरेज लंबाई 1500 मीटर से भी गहरी है, लेकिन कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि इसकी रियल डेप्थ अब तक कोई नहीं जान पाया है। तो साल 2015 में हुए एक डाई टेस्ट में ये पता चला था कि पानी चीव केव के अंदर से निकलकर 2547 मीटर नीचे कहीं और जाता है। इसका मतलब है कि ये केव अभी और गहरी हो सकती है। मे बी धरती की सबसे लंबी वर्टिकल ड्रॉप्स यहीं पर हो। उनमें से करीब 35 ड्रॉप्स तो काफी अंधेरे में थे, जिनमें लटक कर रैपल करना पड़ता था और लगभग 2 किलोमीटर से ज्यादा की रस्सी